हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2024 के लिए कंप्लीट बुक के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 9 के लिए किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं जो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। गूगल पर जाकर सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको जो है हरियाणा बोर्ड के लिए लेटेस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके मैं वीडियोस बना रहा हूँ सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इस वेबसाइट पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में लिखे हुए। उसके अलावा यहाँ पर आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, सैम्पल पेपर्स विद आंसर की और सिलेबस, मार्किंग स्कीम सब कुछ देखने को मिलेगा, तो विजिट कर लेना, काफ़ी ज़्यादा काम आएगी ये वेबसाइट आपके। अब देखते हैं चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। देखो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको बस पास होना होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको अच्छे नंबर लाने होते हैं। देखो अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना है पहले मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं हर चैप्टर से 4, 5 या 7 तक कुछ क्वेश्चन रहेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा किसी भी चैप्टर के, लेकिन आपको अगर अच्छा स्कोर करना है आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपको करने हैं। उसके साथ में आपको जो है NCERT की जो किताब है, NCERT किताब पढ़ाई जा रही होगी ना स्कूल में साइंस के लिए, तो ये किताब के इंटरनल क्वेश्चन जो चैप्टर के बीच में आते हैं ना वो वाले क्वेश्चन और टेक्सचुअल क्वेश्चन अभ्यास वाले वो जरूर पढ़ के जाने हैं। मोस्ट ऑफ द पेपर आपको उनमें से ही देखने को मिलता है और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो मैं आपको कराई दे रहा हूँ, ठीक है। और इनमें से भी कुछ क्वेश्चन आपको इनमें से ही देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जिनको अच्छा स्कोर करना है ये दो चीज़ें जरूर पढ़ के जानी है और साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको करने हैं। आपका जो स्कोर है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा, पेपर जो है फिर आपको ईजी लगने वाला है। और कुछ नए कंसेप्ट के क्वेश्चंस भी हैं, तो वो क्वेश्चंस के लिए आप मॉडल पेपर की वीडियो देख लेना, उसमें मैंने समझाया हुआ है कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैसे अटेम्प्ट करना है। वैसे आसान आएंगे लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे टैकल आउट करना है उन क्वेश्चंस को बस। तो वो वीडियोस देख लेना, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे आपको, प्लेलिस्ट का भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी है। अब देखते हैं पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर हमारे आसपास है, वह यहाँ पे है पहला डिफाइन करना है सब्लिमेशन को। सब्लिमेशन क्या होता है, एग्जाम्पल भी साथ में याद कर लेना इसका। What is the reason that we can get the smell of perfume sitting several meter away? उसके पीछे क्या रीजन है कि हमको जो है परफ्यूम की महक जो है कुछ मीटर दूर बैठे हुए को भी आ जाती है, तो उसके पीछे रीजन देना है। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। तो हमको अट्रैक्शन फोर्स के हिसाब से इनको जो है अरेंज करना है। इनको पहले तो आपको जो है पहला है हमारा वाटर, दूसरा है शुगर, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा है क्लोरीन। तो ये जो है आपको इनको अरेंज करना है, बस कौन से का सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, किसका सबसे कम होगा, उस हिसाब से। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। जो पानी होता है ठंडा पानी, उसमें जो है गिलास के बाहर हमको पानी की बूंदें दिखती हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है, तो वो हमको रीजन बताना है उसके पीछे का। हाउ डज द वाटर केप्ट इन द अर्थन पॉट, जिसको मटका कहते हैं, बिकम कूल ड्यूरिंग समर, कि गर्मियों के टाइम में जो मटके में रखा हुआ पानी है वो ठंडा कैसे हो जाता है, उसके पीछे का लॉजिक हमको बताना है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के मैटर सही है, शुद्ध है। हाउ आर सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि इन तीनों की डेफिनेशन बतानी है और बताना है कि ये एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं। विच आर द प्योर सब्सटेंस, इनमें से प्योर सब्सटेंस छांटना है। आइस, आयरन, Hg मरकरी होता है शायद से ये, एयर, शुगर और रिवर वाटर। तो इसमें से आपका क्या क्या होगा, आइस, Fg, Hg, शुगर। ये जो है क्योंकि एटॉमिक सब्सटेंसेस जो होते हैं ना, जैसे आइस है पता है तुमको H2O है, Fe जो है एटम है, ये भी एटम है। एयर जो है यहाँ पे एयर में क्या होता है, मिक्सचर होता है अलग अलग सब्सटेंसेस का, तो ये प्योर नहीं है। शुगर है एक सब्सटेंस है पार्टिकुलर, रिवर का पानी है उसमें भी कुछ भी मिला हुआ होता है। तो जो प्योर है वो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल और फिजिकल चेंजेस, इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है कौन सा फिजिकल चेंज है वो छांटना है। जैसे कुकिंग ऑफ फूड केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, मेल्टिंग क्या है, ये फिजिकल चेंज है। ये कुकिंग वाला क्या है, केमिकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, स्टीम भाप में बदलना, तो ये कैसा है, फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, तो क्या है वो जो है यहाँ पे शायद से इसमें तो दोनों ही होंगे, फिजिकल और केमिकल चेंज में, बाकी फिजिकल चेंज तो है इसमें कंफर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द टेक्निक टू सेपरेट, सेपरेट करने के लिए टेक्निक बतानी है। बटर फ्रॉम कर्ड,
तो दही में से जो है हमको बटर अलग करने के लिए क्या करना है, तो दही वो होते हैं ना लस्सी बनाने के लिए क्या करते हैं, रई चला दो, वो घुमाते रहो उसको, बटर अलग हो जाता है, तो वो वाला प्रोसेस है ये। कैम्फर फ्रॉम साल्ट, ये कैम्फर क्या होता है ध्यान नहीं मेरे को, तो इसको जो है सॉल्ट से अलग करना है, तो उसके पीछे का हमको जो है लॉजिक देना है। व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होते हैं और प्रॉपर्टीज बतानी है सॉल्यूशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, डिफरेंस बताना है मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में। ऐसे टेबल बनानी है जब भी आपसे डिफरेंस पूछा जाए, ठीक है, मिक्सचर इधर है, कंपाउंड के पॉइंट इधर है। मिक्सचर देखो, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, यानी कि कोई सामान जो दो चीज़ें हैं वो आपस में मिल जाती हैं लेकिन उनसे कुछ नई चीज़ नहीं बनती। जैसे मिट्टी में नमक पड़ गया, तो मिट्टी मिल गई, नमक मिल गया, लेकिन बना क्या, कुछ नहीं बना है ना, वो मिल गया बस बसर मच गई, ये भी नहीं पता कितना मिल गया है ना। एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, कुछ चीज़ें मिलती हैं और उससे एक नई चीज़ बनती है, तो जैसे कि हम केमिकल से मिला मिला के कुछ कुछ बनाते रहते हैं ना, तो वो चीज़ें हैं, ये उनको हम कंपाउंड बुलाते हैं। फिर ये थोड़ा सभ्य काम होता है, ये असभ्य काम होता है, एक तरीके से कह लो। आ मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन, मिक्सचर में ऐसा नहीं है कि इतने से इतने रेशो में ही डालना है, नहीं, कुछ भी पड़ सकता है। नमक है 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम, पता लगे बाल्टी लुढ़क गई तुम्हारी नमक की, तो फर्क नहीं पड़ता उससे, इनको वो मिक्सचर ही रहेगा। यहाँ पे जो है फिक्स कंपोजिशन में होता है, हमेशा इतने से इतने रेशो में ही मिलाया जाएगा, ज़्यादा मिला दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। A mixture show the properties of a constituent substance, तो इसकी प्रॉपर्टी शो करता है, जबकि डिफरेंट द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी, जबकि यहाँ पे जो है नई प्रॉपर्टी बन जाती है जो नया सब्सटेंस बनकर आता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड से जैसे नमक है उसको छान के कुछ जुगाड़ करके हम अलग कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें। मिक्सचर मैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुमको याद रहे ये चीज़, ठीक है। इनको हम अलग कर सकते हैं। यहाँ पे जो है इसको हम केमिकल मेथड से या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड की मदद से ही अलग किया जा सकता है, ऐसे तुम बैठ के हाथों से अलग नहीं कर सकते। ये वैसा ही होता है मिक्सचर, जैसे आप जो है दाल बनाते टाइम पे सारी दालों को मिला देते हो कि ये लो सबकी मिक्स दाल बन गई है ना, और यहाँ पर जो है वो मिक्स दाल मिक्स हो चुकी है, आप बैठ के उसको अलग अलग भी कर सकते हो अगर ठाली बैठे हो तो। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता, कंपाउंड में ये मान लो कि जैसे तुम्हारी दाल पक चुकी है, अब तुम उसको अलग नहीं कर सकते, वो काइंड ऑफ ऐसा हो जाएगा, है ना। लेकिन वो फिक्स प्रोपोर्शन में, यहाँ पे थोड़ा एक इजी एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको ताकि तुम याद रख पाओ, इसको याद रखना है क्वेश्चन, ठीक है। इनको जो है वेबसाइट पे लिखे हुए हैं सारे क्वेश्चन cclchapter.com पर, वहाँ से रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना अपनी, जिनके आंसर्स दे रखे हैं। MCQs भी अवेलेबल हैं सारे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब में जो है मिल जाएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। आयन क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल भी देने हैं कुछ। वट आर पोली एटोमिक आयन, पोली एटोमिक आयन क्या होते हैं और उनके भी एग्जाम्पल देने हैं। आयन तो देखो सिंपली उसका चार्ज होता है, एटम का चार्ज होता है, उसको आयन बुलाते हैं हम लोग। एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं, काफ़ी सारे हैं ना। तो पॉजिटिव ऊपर लिखे होते हैं ना, कि जैसे Ca है पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके लिख देते हैं हम सिंबल्स, वो डिपेंड करता है आप कौन सा एलिमेंट उठा रहे हो, तो वो जो लिखे होते हैं ऊपर उनको हम आयन बुलाते हैं, ठीक है। राइट द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, दोनों सेम ही चीज़ें हैं, इनको ये वाला भी अच्छे से याद करना। वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेकेड आई, खुली आंखों से हम एटम को क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी आंखें इतनी छोटी नहीं देख सकती छोटी चीज़ों को, क्योंकि वो बहुत ही नैनो लेवल पे होती हैं वो चीज़ें, तो इसलिए हम नहीं देख सकते उनको नेक्ड आई से। डिफाइन एंड एक्सप्लेन मोलिकुलर फार्मूला, इनका मोलिकुलर फार्मूला बताना है और साथ में मोलिकुलर फार्मूला इन कंपाउंड्स का लिखना भी है, ठीक है, बताना है, एक्सप्लेन करना है मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है। ये पहले डेफिनेशन पूछ रहे हैं, कहीं तुम कंफ्यूज हो जाओ। मोलिकुलर फार्मूले की डेफिनेशन पूछी है आपसे, उसके बाद में जो कंपाउंड दे रखे हैं इनके मोलिकुलर फार्मूले लिखने हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम सल्फाइड है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इनके जो है आपको मोलिकुलर फॉर्मूले लिखने हैं। इस टाइप का क्वेश्चन देखने को भी मिल सकता है एग्जाम्स में। अभी आपको जो है ज़्यादातर ये चीज़ ध्यान रखना, ऑक्साइड वाला जरूर पढ़ के जाना जिसमें लास्ट में O मिलेगा, ठीक है। सोडियम का देखो थोड़े बहुत तो एटम याद करने पड़ेंगे, NaO, ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अब वो ध्यान रखना पड़ेगा सोडियम ऑक्साइड के लिए, क्योंकि इस एलिमेंट को अब Na पता है सोडियम होता है, ऑक्साइड के लिए O होगा, लेकिन इसको स्टेबल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने आयन होते हैं सोडियम में और इसमें कितने, इसको डिमांड कितनी है, ठीक है। तो आप जो है सोडियम ऑक्साइड या कोई सा भी ऑक्साइड फिर बना सकते हो, ठीक है। प्रोसेस समझ लेना, नहीं तो फिर उलझे रहोगे, कोई सा भी ऑक्साइड ये पकड़ा देते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, हमको जो है मोलिकुलर मास निकालना है और इन्होंने देखो कितनी मदद की है। एटॉमिक मास हमको पहले ही दे रखा है सारे एटम्स का ऊपर जो कंपाउंड है,
तो इनमें देखो ZnCO3, ZnO, CSO4, Na2S, H2SO4, HNO3, ठीक है, इनका निकालना है। अब मोलिकुलर मास क्या होता है? मोलिक्यूल का मास, ठीक है। मोलिक्यूल यानी कि जैसे हो गए क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 को वो तोल दो सारों को, है ना, तो उनका जो वजन होगा वो वही तो हो जाएगा ना सारे बच्चों का वजन। वैसे ही यहाँ पे मोलिक्यूल होते हैं, अलग अलग एटम्स होते हैं, उन सब का जो वजन है उसको तोल दो, यानी कि वजन इन्होंने खुद दे ही रखा है हमको, तो उसको जो है जोड़ के और बन जाएगा आपका मोलिकुलर मास। अब जैसे मैं का करके दिखाता हूँ, सिंपल वाले का, जिंक ऑक्साइड का, सारे ऐसे ही रहेंगे। चलो मैं पहले वाला करके दिखाता देता हूँ, नहीं तो तुम अटके रहोगे। जिंक ZnCO3 का हम करते हैं। देखो जिंक का है 65.04, 04 भी आपको लिखना है, ठीक है, कहीं तुम 65 लिख के छुट्टी करो। सी का कितना होगा? सी का होगा हमारा यहाँ पे 12.04, 12.04, ठीक है। उसके बाद O3 है, तो O का कितना होता है? 16.04, 16.04, और ये 3 गुना है, ठीक है। इसको पहले 3 से गुणा कर लेना, क्योंकि 3 है ना ये एटम, तो ये 3 से गुणा करके और इन तीनों को जोड़ देना, फिर जो भी रिजल्ट आएगा आपका वो आपका जो है मोलिकुलर मास हो जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना है, कुछ अलग प्रोसेस नहीं होता। राइट द केमिकल फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग, इनके केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का लिखना है, कॉपर नाइट्रेट, हाइड्रोजन सल्फाइड, इनके जो फॉर्मूले हैं वो आपको लिखने हैं। यहाँ पे जो है गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड, इनमें जो है एलिमेंट है कौन से प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्विक लाइम है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, तो इसमें जो है कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है वो बताने हैं एलिमेंट। राइट द फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखना है सोडियम ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम क्लोराइड का, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इस चैप्टर से। इस चैप्टर में जो जो नाम आपको दिखे ना, सोडियम ऑक्साइड, क्लोराइड, फलाना ढिमकाना, वो नाम पढ़ लेना, उनके क्या क्या केमिकल फॉर्मूले हैं वो पढ़ोगे। मैंने तो बता दिया, वैसे ज़्यादातर टाइम ऑक्साइड के चांस थोड़े ज़्यादा रहते हैं, बट बाकी भी अगर पढ़ोगे ना सारों को, इनको भी कर लोगे क्वेश्चंस को, वो भी सफिशिएंट है, इनमें से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। केमिकल फॉर्मूला बताना है कैल्शियम क्लोराइड का, एल्यूमिनियम क्लोराइड का, इनके फॉर्मूले बताने हैं। राइट डाउन द नेम ऑफ कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है K2SO4, ये के होता है पोटासियम सल्फेट ऑक्साइड, ऐसा कुछ बनेगा इसका, तो इसको जो है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बनता होगा आई थिंक ये वाला। तो ये जो है इस तरीके से आपसे फॉर्मूला उल्टा भी करके पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे हम कैल्शियम क्लोराइड कर रहे हैं CaCl2, तो CaCl2 पूछ लिया, बता दो भाई कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, तो इस तरीके से उल्टा घुमा के भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना, इनको कर लेना प्रैक्टिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मोलिकुलर मास निकालना है नाइट्रिक एसिड का, फार्मूला हमको दे रखा है HNO3, हाइड्रोजन का मास पता होना चाहिए, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का। आपको जो है ज़्यादा नहीं करने एटम के नंबर और मास नंबर वगैरह, वो 20 तक के याद कर लेना, सफिशिएंट है, उससे आगे नहीं जाएंगे ये लोग, रेयरली ही जाते हैं, 20 तक के काम आ जाएंगे आपके, ठीक है। आपको मोलिकुलर मास निकाला है C2H2 और Cl2 का, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। यहाँ पे जो है हमको एक टेबल दी गई है, एग्जाम में भी दे रखी थी, यहाँ पे एटम ये कंप्लीट करनी है टेबल, जो जो खाली स्थान दिख रहे हैं आपको वो भरने हैं। जैसे एटॉमिक नंबर है यहाँ पे 16, मास नंबर है 32, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन हमको दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है इसका एटॉमिक मास 24, अब आपको पता होना चाहिए 24 एटॉमिक मास किसका है, जिसमें प्रोटॉन 12 है, न्यूट्रॉन भी 12 है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये पूरी बना के देनी है, और ये 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में दे रखी थी, ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन करनी है टर्म्स, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, आइसोटोप क्या होते हैं, मास नंबर क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, ये चीज़ें पढ़ के जाना, ठीक है। मास नंबर को डिफाइन करो, और मास नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का मास नंबर बताना है आपको, ये मैंने बता दिया है, 20 तक के याद करोगे काम चल जाएगा, उससे आगे रेयरली ही पूछेंगे आपसे, ठीक है। अगर आ गया तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन में कंसीडर किया जाएगा, बट चांसेस रहते हैं 20 से आगे जाते नहीं है ज़्यादातर टाइम। अगर ज़्यादा 20 नहीं याद हो तो 15 तक तो करके जाना, ठीक है। अगर 20 तुमसे याद नहीं होते, 20 स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है आप लोगों के लिए, बट अगर नहीं याद होते 15 तक कर लेना, ठीक है। If K and L cell of an atom are full, then what would be the total number of electron in the atom? देखो आपको पता होना चाहिए, वो कंसेप्ट आपको याद होगा, 2 उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो इन्होंने बोला है K L जो सेल है, K वाली सेल में 2 आते हैं, उसमें जो है L वाली में 8 आते हैं, तो इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम में कितने होंगे। अगर जो है एक एटम के दोनों सेल्स फुल हैं तो कितने होंगे, 10 होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम, तो सोडियम में और कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो बताना है। नेम, इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर तभी मैं कह रहा हूँ याद करके जाने वो चीज़ें, ठीक है। नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल एटम के याद करने हैं, नाम बताने हैं। आगे बढ़ते हैं, वैसे ये आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहते हैं इनको। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ।
मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस आपको बताना है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। एक चीज जरूर ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में डिफरेंस का डिफरेंट या डिफरेंस का जो शब्द है वो देखने को मिले, सीधे मुंह उठा के टेबल बना दो। ये लो, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, ऐसे टेबल बनानी जरूरी है। टीचर अच्छे नंबर देंगे। जैसे ये 2 नंबर का है तो आपको 2 पॉइंट बताने हैं दोनों साइड में, ठीक है। 5 नंबर का है तो दोनों साइड 5-5 पॉइंट बताने हैं। कम लिखोगे टीचर नंबर पूरे नहीं देंगे, तो फिर ध्यान रखना इस चीज का। और हाँ, एक और चीज, बायोलॉजी के अंदर जो है आपके डायग्राम्स आते हैं, सबको पता होगा। तो डायग्राम आपको पेंसिल से बनाने हैं, पेन से छाप के नहीं आने। कहीं तुम पेन से छापाओ, क्योंकि टीचर फिर नंबर काट देता है बहुत बार, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। राइट डाउन द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फंक्शन बताना है। विच ऑर्गेनेली इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो कौन से ऑर्गेनेली को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं और क्यों कहते हैं। वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग। लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है। मीनिंग ऑफ सेल इन लेटिन। लेटिन का जो है सेल का, लेटिन भाषा में सेल का क्या मतलब होता है। वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन सिंथेसाइज। ये जो है कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा टिश्यू। रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट। एपिडर्मिस का क्या रोल रहता है। डायग्रामेटिकली। जब डायग्रामेटिकली का मतलब है डायग्राम छाप के दिखाना, ठीक है। सो द डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर के डिफरेंस बताने हैं। 3 फीचर बताने हैं कार्डियक मसल के। कार्डियक मसल यानी दिल में जो मसल पाई जाती है तो वो होती है कार्डियक मसल, उसके 3 फीचर बताने हैं। डिफरेंस बताना है स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और कार्डियक मसल के बीच में, यानी कि एक पे तो धारियां होती है, एक पे धारियां नहीं होती है, एक जो है सिर्फ दिल में पाई जाती है। ऐसे डिफरेंस बताना है बस उनमें। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड साइट इन द बॉडी, यानी कि वो कहाँ पाई जाती है और उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बेसिस पे पॉइंट बताने हैं। मतलब 3 पॉइंट बता देना, काम चल जाएगा। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल का डायग्राम छाप के दिखाना है। न्यूरॉन का डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार आ चुका है न्यूरॉन का डायग्राम, तो ये वाला जरूर करके जाना, ठीक है। डायग्राम ये वही है वो जिसमें ऐसे होता है ना, वो एक पूंछ सी बनी होती है ऐसे करके, ऐसे ये डेंड्राइट पेंड्राइट हो गई हमारी, ये ऐसे बाल से निकले होते हैं, वो वाला सही है, ठीक है। मैंने स्पीड में बनाया है, कहीं तुम ऐसा ही एग्जैक्ट सोच लो, बट ऐसा सही होता है, ठीक है। नेम द फॉलोइंग। इनके नाम बताने हैं। टिश्यू दैट स्टोर फैट इन अवर बॉडी। उस टिश्यू का नाम क्या है। कनेक्टिव टिश्यू विद द फ्लूइड मैट्रिक्स, उसका क्या नाम है। टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन। ब्रेन में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है। इन तीनों के नाम बताने हैं। 3 डिफरेंस बताने हैं पैरेंचाइमा, कोलेंचाइमा और स्कोलेंचाइमा के बीच में। डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेंचाइमा कोलेंचाइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। सेल वॉल के बीच पे डिफरेंस बताना। इनमें सिमिलर आप आंसर लिख सकते हो दोनों के अंदर। एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एरियोलर एंड कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। तो इनका स्ट्रक्चर बताना है और काम क्या होते हैं इनके, वो बताने हैं। 2 फंक्शन बताने हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के। यहाँ पे भी हमसे फंक्शन पूछे गए हैं, ये सेम यहाँ पे आधी साइड का टेप सकते हो आप। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का क्या काम होता है। ये शायद प्लांट में पाए जाते हैं, ओपन क्लोज पोर्स करने के लिए काम आते हैं ये। विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट। तो कौन सा टिश्यू जो है कोकोनट का हस्क बनाता है। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जाइलम। जाइलम प्लांट के अंदर पाई जाती है, जाइलम और फ्लोइम, है ना। तो जो जाइलम होता है उसके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो हमको बताने हैं। नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट। प्लांट में भोजन कौन प्रोवाइड करता है, फ्लोइम, और वाटर कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 7 मोशन। इसके अंदर जो है पहला क्वेश्चन है, फिजिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट हो चुका है हमारा यहाँ से। डिफाइन एक्सेलरेशन, राइट यूनिट एंड फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। तीनों चीजें निकालनी है। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द स्पीड ट्रेवल विद द टाइम, ठीक है, उसको हम जो है एक्सेलरेशन बुलाते हैं। फॉर्मूला लिखने के लिए एक्सेलरेशन होता है स्पीड अपॉन में टाइम, ठीक है। अगर आपसे यूनिट पूछी जा रही है साथ में, तो यूनिट कैसे निकालोगे। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अपॉन में टाइम ऑलरेडी है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। और डिस्टेंस किस में नपती है, मीटर में, और टाइम किस में नपता है, सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि 2 टाइम हो गए ना, सेकंड स्क्वायर। तो ये आपकी जो है यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन यूनिट हो गई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज स्पीड बतानी है और फॉर्मूला भी बताना है एवरेज स्पीड का। उसके बाद में ये चीज़ ध्यान रखना, जो हमने अभी स्पीड का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सीखा है, पढ़ा है, उसके बेसिस पर आपसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है और मोस्ट ऑफ टाइम एग्जाम में देखा गया है। एक ट्रेन है जो स्टार्ट होती है रेलवे स्टेशन से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन कर लेती है 40 किलोमीटर पर आवर की और 10 मिनट के अंदर, तो इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है। अब आपको क्या करना है, या तो 40 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लो, है ना, या फिर आपको 10 मिनट को जो है घंटों में बदल लो, उसके हिसाब से एक्सेलरेशन निकालना है। और यूनिट बदल जाएगी, यूनिट लास्ट में लगानी पड़ेगी, तो जो यूनिट लगाओगे आप लास्ट में उसका ध्यान रखना है, ठीक है। मैं तो रिकमेंड करूंगा इस 40 को बदल लो, क्योंकि फिर जो है
यहाँ पे भी सेकंड वाला चलेगा ना, पूरा टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। यूनिट जब तक मैच नहीं करेंगी तब तक गड़बड़ हो जाएगी पूरी की पूरी। अब ये कई बार आ चुका है क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि यूनिट्स अलग अलग उसमें दे रखी हैं। आगे बढ़ते हैं। एक रेसिंग कार है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड यूनिट में ही दे रखा हमको, ये इसका एक्सेलरेशन है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट, 10 सेकंड में कितनी जो है डिस्टेंस को कवर कर लेगी। इसमें भी सेम है, एक्सेलरेशन हमको दे रखी है ऑलरेडी और स्पीड अपॉन में टाइम। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, टाइम भी दे रखा है, एक्सेलरेशन भी दे रखी है, स्पीड जो है हमको निकालनी है, मतलब डिस्टेंस निकालना है बेसिकली। अब उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करो और सोल्व कर लो न्यूमेरिकल को। स्पीड का भी बता दिया था मैंने, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमसे पूछिए कि डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर लेगा, तो टाइम हमको दे ही रखा है ऑलरेडी, तो 2 बार टाइम जो है आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इनको कन्वर्ट कर लेना इधर उधर घुमा के फॉर्मूले को, इसी फॉर्मूले से हो जाएगा आपका जुगाड़। अब यहाँ पे जो है एक बस है, डिक्रीज करती है अपनी स्पीड 80 से जो है 60 पे आ जाती है किलोमीटर पर आवर पे 5 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन निकालनी है बस की कितनी रहेगी। नेक्स्ट चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें आपको न्यूटन के मोशन के नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और जो कि इनर्शिया भी बुलाते हैं इसको हम लोग, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, तो ये वाला है। और ये जो फर्स्ट लॉ है ये कहता है कि हमको जो है जो आलस है तो आलस में ही पड़ा रहो और भाग रहा है तो भागते रहो, तो ये वो वाला है। ठीक है, इन दोनों को अच्छे से याद करके जाना। वाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। ये कह रहे हैं कि अब जब बस के ब्रेक लगते हैं तो तुम आगे गिर जाते हो, जब बस चलती है तुम पीछे गिर जाते हो। तो इसके पीछे लॉजिक देना, यह फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे अप्लाई होता है और उसकी वजह से हमारे साथ ऐसा होता है, क्योंकि बस मूविंग है और हम जो है हमारी बॉडी क्या कर रही है, अभी हमारी बॉडी भी मूविंग है, लेकिन हमारी बॉडी मूविंग रहना चाहती है, बस ने ब्रेक मार दिए तो हम जो है आगे गिर जाते हैं उस वजह से। तो वो वाला लॉजिक हमको बताना है। व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद स्टिक डस्ट कम आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। ये कैसे होती है, ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे लगता है कि जो डस्ट है वो रेस्ट में रहना चाहती है, लेकिन हमने डंडे से कारपेट को भगा दिया, डस्ट वहीं रह गई तो वो नीचे गिर जाती है। तो ये वाला लॉजिक यहाँ पे लगेगा। व्हाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स इन अ स्टॉप, ये मैंने समझा दिया ऑलरेडी। व्हाई इट इज एडवाइज्ड टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप, तो छत पर जो है कोई लगेज जैसा सामान है उसको रस्सी से क्यों बांधा जाता है, क्योंकि वही लॉजिक है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जैसे हम आगे गिरते हैं वो सामान भी हमसे आगे जाके गिरेगा ब्रेक लगते ही। एक मोटर कार है जो कि वेलोसिटी विद मूविंग विद वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही है। इट टेक्स 4 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक वार अप्लाइड, 4 सेकंड लग जाते हैं जब इस पे ब्रेक लगाए जाते हैं। तो हमको जो है फोर्स निकालना है एक्सर्टेड बाय ब्रेक ऑन द मोटर कार इफ द मास अलोन विद द पैसेंजर इज 1000 किलो। 1000 किलो की जो है वो गाड़ी है, उसमें पैसेंजर वगैरह सब कुछ, तो वो 4 सेकंड बाद रुकती है। तो उसके लिए हमको जो है बताना है कि कितना फोर्स लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, वो है ग्रेविटेशन। वेट क्या होता है और यूनिट ऑफ वेट, वेट की यूनिट तो सबको पता होगी क्या होती है, वेट हमारा वजन जो होता है उसी को कह रहे हैं ये। 3 डिफरेंस बताने हैं बिटवीन द मासेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। 3 डिफरेंस बताने हैं ऑब्जेक्ट के मास में और वेट में क्या फ़र्क होता है। वेट होता है ग्रेविटी के साथ में ना, ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है, मास ही होता है ना, एटॉमिक मास जो होता है वही है ये। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसकी जो है इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग अ स्ट्रैप मेड ऑफ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग, तो पतली जो स्ट्रिप है उनका जो बैग है, हैवी बैग है स्कूल बैग, तो उसको संभाल पाना या होल्ड कर पाना मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि वो जो है ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है वहाँ पे, तो उस वजह से। एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन व्हेन मेजर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इस पे अर्थ के सरफेस पे जो है एक सामान का वजन नापा जाता है वो 10 न्यूटन निकलता है। और व्हाट वुड बी इट्स वेट मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून, मून पर इसका क्या होगा, पहले आपको पता होना चाहिए। मून पर जो ग्रेविटी है वो 1/6 हो जाती है, तो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट फिर करना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय ब्यूएंसी, ब्यूएंसी क्या होती है वो बताना है। वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी दे रखी है वाटर की, विल बी द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक, तो उस केस में जो ये सब्सटेंस है वो डूबेगा कि तैरेगा वो बताना है। एक बॉल है जिसको थ्रो किया जाता है वर्टिकली रिटर्न टू द थ्रोवर आफ्टर 6 सेकंड, 6 सेकंड के बाद वो वापस भी आ जाती है, तो वेलोसिटी निकालनी है, मैक्सिमम हाइट कहाँ तक पहुंची थी और इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन कहाँ पर थी, फॉर्मूले की मदद से निकल जाएगा। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, सेम लॉजिक है जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे हमको इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड दे रखी है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड करनी है और टोटल डिस्टेंस कितनी दूर हो जाएगा। ग्रेविटी यहाँ पे सीधा राउंड फिगर लगा लो, 9.8 की जरूरत नहीं है, सीधा 10 मान के चलो तुम और उसके हिसाब से निकाल दो, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है और इसका फॉर्मूला हमको याद करना है, लिखना है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है और इसके 2 एग्जाम्पल भी देने हैं।
काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ऑब्जेक्ट की, और एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो एक्सप्रेशन भी लिखनी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये वो लॉ है जिसमें कहता है कि दुनिया में कुछ भी खत्म नहीं हो सकता, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये वो वाला लॉ है, ये लिखना है आपको यहाँ पे। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली, पोटेंशियल एनर्जी जो गिरता है कोई ऑब्जेक्ट उसकी जो है घटती जा रही है। डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नहीं, ये लॉ ब्रेक नहीं करती, क्योंकि जैसे जैसे वो नीचे आ रहा पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ती जाती है, तो एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है बस यहाँ पे। वट इज पावर, पावर क्या होती है और इसकी ऐसा यूनिट भी लिखनी है, पावर क्या है और 1 वाट ऑफ पावर कितनी होती है वो बताना है, एवरेज पावर कितनी होती है वो भी बताना है। लुक एट द एक्टिविटी लिस्टेड बिलो, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है, इनको ध्यान से देखना है। रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क, तो वर्क के हिसाब से हमें देखना है कि क्या वर्क डन हुआ है या फिर वो वर्क डन नहीं हुआ है। मतलब फॉर्मूले में आपको पता है ना टाइम का एक रोल रहता है, तो वही है सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड, ठीक है, पॉन्ड में तैर रही है। फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राई इन द सन, एंड इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन, सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी, तो इनमें से आपको बताना है किसमें वर्क डन हुआ है किसमें नहीं हुआ है। व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट ओक्यूर व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है कि बाइसाइकिल के अंदर चलाते टाइम क्या क्या कौन सी एनर्जी किस में बदल रही होती है। बैटरी जो है एक बल्ब को जलाती है, तो एनर्जी चेंज इन्वॉल्व्स इन द प्रोसेस, तो वो जो प्रोसेस होगा एनर्जी चेंज में कौन सी एनर्जी किस में बदल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है लाइट एनर्जी में बदल रही है, तो वो हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, कई बार आ चुका है। किलोवाट आवर में हमको निकालनी है। कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेज ऑफ पावर 500 वाट ईच, 500 वाट का एक जो है डिवाइस है, 4 डिवाइस ऐसे, और 10 घंटे में वो कितनी पावर कंज्यूम कर लेंगे। ये वाट के हैं और ये किलोवाट, किलोवाट क्या होता है 1000 वाट को हम किलोवाट कहते हैं, ठीक है। 1 घंटे में जो 1000 वाट खा रहा है तो उसको हम जो है इस तरीके से यहाँ पे बताते हैं किलोवाट आवर। तो यानी बेसिकली जो रीडिंग्स आती है ना घरों के मीटरों की वो इसमें kWh में ही आती है, तो ये जो है आपको कैलकुलेट करके बताना है कितनी बिजली खा जाएगी 500 वाट के 4 डिवाइस, यानी कि टोटल कंजम्पशन 10 घंटे चल रहे हैं, 2 रीडिंग 1 घंटे के, वैसे आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से 20 इसका, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने सिंपल कैलकुलेशन कर दिया, आपको दिखाना है पूरा प्रॉपर करके, क्योंकि 4 डिवाइस है तो 500 करके 2000 वाट खा रहे हैं, 2000 वाट यानी कि 2 यूनिट खा रहे हैं, 10 घंटे वो चल रहे हैं, तो कितनी खा जाएंगे वो, है ना 20 खा जाएंगे ना। सीधी जुगाड़ है, सीधे कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ इन चीज़ों के, बट आपको जो है फॉर्मूले लगा के सभ्य तरीके से दिखाना है थोड़ा। ऑब्जेक्ट जो है मास ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, मास दे रखा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी बतानी है, फॉर्मूले का यूज करो और निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है न्यूमेरिकल्स, ये जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ इनको प्रैक्टिस करके जाना, सिमिलर कंसेप्ट पे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 40 kg, उसको एक हाइट 5 मीटर तक रेज किया जाता है, ऊपर ले जाया जाता है। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, और इफ़ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स हाफ वे डाउन, जब ये आधे रास्ते में पहुंच जाएगा तो उस टाइम पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ग्रेविटी 10 मान के चलो ताकि गुणा करने में आसानी हो जाए तुमको। 2 गर्ल हैं ईच ऑफ वेट 200 न्यूटन, दोनों का जो वजन है 200 न्यूटन है। क्लाइंब अप आ रोप थ्रू आ हाइट ऑफ 4 मीटर, 4 मीटर की हाइट पर जो है रस्सी पर चढ़ जाती है। ए जो है टेक्स 10 सेकंड वाइल बी टेक्स 30 सेकंड, एक जो है 10 सेकंड में पहुंच जाती है, एक 30 सेकंड में इस टास्क को कंप्लीट करती है। व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल, तो पावर जो है कितनी किस पे एक्सपेंड हुई वो बताना है। फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम व्हेन इट इज आ हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड, तो हमको जो है यहाँ पे एनर्जी बतानी है। अब एक बल्ब है जो 500 जूल, यहाँ पे वाट नहीं है, अब जूल कंज्यूम कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको कन्वर्ट करनी पड़ेगी यूनिट को पहले 10 सेकंड में, तो इसकी पावर बतानी है कितनी रहेगी। A porter lifts a luggage of 15 kg from ground and puts it on the head 1.5 मीटर above the ground, जो है एक जो है मान लो कुली टाइप का जो बंदा है वो 15 किलो का वजन उठाता है और 1.5 मीटर की हाइट पे उसको लेके जाता है, मतलब अपने सिर पे रख रहा है बेसिकली। तो हमको वर्क डन निकालना है बाय हिम ऑन द लगेज, लगेज पर कितना वर्क डन उसने किया। नेक्स्ट चैप्टर हमारा वो है साउंड, तो हमको टर्म डिफाइन करनी है, टाइम पीरियड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, और यहाँ पे जो है इस तरीके से भी पूछा जा सकता है सिमिलर क्वेश्चन को, व्हाट आर द टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव, दोनों सेम ही आंसर दोनों में टेपने हैं। गिव टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, दो जो है प्रैक्टिकल मतलब कहाँ पर रिफ्लेक्शन जो है काम आती है साउंड वेव्स की वो बताना है, सोनार वगैरह होती हैं वो इसी चीज़ में यूज होती है ना। डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इनमें के बीच में डिफरेंस बताना है क्या होती है।
द टाइम टेकन बाय वेव फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आई थिंक सो। बाकी क्रॉस चेक भी कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, शायद लास्ट चैप्टर है, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। हाउ एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस आर बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स। एनिमल हस्बेंड्री यानी जानवर पालना कैसे बेनिफिशियल है किसानों के लिए। हाउ आर फिश ऑब्टेन, मछलियाँ कैसे मिलती हैं। हाउ फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन व्हाट इज कॉमन इन पोल्ट्री फिशरीज एंड बी कीपिंग, तो इसमें क्या कॉमन है। राइट अबाउट कंपोजिट फिश कल्चर के बारे में बताना है। व्हाट आर इन्फेक्शियस डिसीज क्या है, एग्जाम्पल भी देना है। व्हाट इज पास्चरेज एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू हनी प्रोडक्शन से कैसे रिलेटेड है। सॉइल एरोजन क्या है, मिट्टी कट जाना, उसको जो है सॉइल एरोजन बुलाते हैं। तो ये थे आपके टोटल क्वेश्चन साइंस के। बाकी अगर आपको देखो 2 वीडियो बना रखी है, एक तो ये वाली देख ही ली आपने, एक MCQ की वीडियो है, दोनों वीडियो देख लेना। उसके साथ में बुक के टेक्सचुअल और इंटरनल क्वेश्चन पढ़ लेना, और इनमें से भी कई सारे मिलेंगे आपको टेक्सचुअल और इंटरनल क्वेश्चन मैच होते हुए, इनको कर लेना। आपको जो एग्जाम है वो बहुत ही अच्छे से जो है फिर एग्जाम अटैम्प्ट होगा और अच्छा स्कोर आप कर पाओगे। बाकी इन क्वेश्चन को पढ़ के जाओगे, इससे भी आप पास से ऊपर तो आ ही जाएंगे नंबर, वो आपके ऊपर है, बाकी आप कितनी मेहनत करते हो उसके ऊपर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में भी आपको इसी चैनल पर पढ़ाई कराई जाएगी, और साथ में जो है इस सेशन का तो सारा अपडेट मिल ही रहा है, सारे अपडेट सब कुछ, पेपर सोल्यूशन वगैरह सब कुछ आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं कर रखा है तो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।